हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसी चल रही है आप सभी की स्टडी? आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ जो है वो स्टडी करते रहिए और मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही अच्छे कोर्सेज लेते रहूँगी। तो मित्रों, आप सभी का जो है वो कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो गवर्नर जनरल चल रहा था, है ना? तो आज के प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगी। आपको अपने उत्तर जो है वो कमेंट में जल्दी देने होंगे। और मैं क्या है कि अभी तक जो है वो लाइव आपके कमेंट पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाती थी, पर मैं कल से जो है वो आपके सभी प्रश्नों का रिप्लाई भी करूँगी, ठीक है? तो इसलिए आपकी जो भी समस्या है आप मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करिए। आप बताइए मुझे कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, मेरे पढ़ाने का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा यदि आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आपको चीज़ें याद हो रही हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं क्या है कि अगर आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं धीरे धीरे आपको आधुनिक भारत के इतिहास के हिस्ट्री के सारे जो भी टॉपिक है मैं आपको रटवा दूंगी। अलग से घटना चक्र के अलावा भी क्लास लेकर आपको चीज़ें एकदम रटवा दूंगी, क्योंकि ये चीज़ें एकदम जो है ना वो ज़बान पे होनी चाहिए। आधुनिक भारत के आपको पता है कि किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन की संख्या कम कर सकता है, पर आधुनिक भारत से नहीं करता है। तो आप यहाँ पे इसको अपनी जब भी तैयारी शुरू करें, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है, तो तैयारी जब भी शुरू करें आप जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास को अच्छे से तैयार करें। तो चलिए हम इससे क्वेश्चन शुरू करते हैं। मित्रों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, तो उनके उत्तर सही हैं। भारत का जो है वो यहाँ पे एक प्रश्न जो पूछा था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था? ठीक है, तो इसका उत्तर सभी ने दिया है, लॉर्ड केनिंग। सही है, ठीक है। लॉर्ड केनिंग का जो है कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक था, ठीक। पर 1856 से लेकर 1857 तक जो है ना ये गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे ये गवर्नर जनरल थे। फिर 1858 से लेकर 62 तक जो है ये वायसराय थे, क्योंकि तब भारत का जो गवर्नर जनरल था उनको गवर्नर जनरल और वायसराय की उपाधि दी जाने लगी, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी क्या है ना कि मैं आपको थोड़ी सी इसमें मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको गवर्नर जनरल के कार्यकाल को कोडिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी और उनके कार्यकाल को याद करवाने का भी प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले जो मेरी कोडिंग होगी वो बंगाल के गवर्नर जनरल को लेकर होगी, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को मैं आपको कोडिंग के माध्यम से याद कराती हूँ। अगर आपको ये चीज़ें ठीक लगेंगी तो याद हो जाती हैं, तो फिर नेक्स्ट में जो है वो हम आगे और भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के। बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल याद करने के लिए मेरे पास एक कोडिंग है, वाका शोर बेलम बार्लो मेही एम बेंटिक। वाका शोर बेलम बार्लो मेही एम बेंटिक। देखिए, इसको याद करिए कि वाका वाका जो गाना है उसके तो एक शोर करता है, ठीक है, मतलब उस गाने में शोर काफ़ी होता है। तो वाका शोर बेलम बार्लो वाका शोर बेलम बार्लो मेही एम बेंटिक। इससे आपको याद हो जाएगा, ये जो है बंगाल के संपूर्ण गवर्नर जनरल के जो है वो पद हैं, ठीक है, व्यक्ति हैं। तो वाका शोर, मेरे साथ आप लोग भी जो है वो बार बार इसको रटिए,
वाकाशोर बेलम बालो मेही एम बेंटिक, वाकाशोर बेलम बालो मेही एम बेंटिक, वाकाशोर बेलम बालो मेही एम बेंटिक। ऐसे अगर आप तो इसको याद करेंगे तो आपको याद होगा। अच्छा चलिए, वहाँ से हमारा क्या हो गया नंबर 1 पे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, क से हमारा हो गया वाका, का से कार्नवालिस हो गया। सो से जो है वो सर जॉन सोर हो गया, सर जॉन शोर। ठीक, फिर उसके बाद जो है वो बेलम, तो बे से बेले जली हो गया। बार्लो, ठीक है, बेलम बार्लो, सर जॉन बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो। ठीक, बेलम बार्लो मे से आपका जो है वो मिंटो हो गया, मे से मिंटो। ठीक है, मिंटो प्रथम थे, ये लॉर्ड मिंटो, आगे भी एक मिंटो आएंगे, मिंटो प्रथम थे। ठीक है, सातवां क्या मेही, हे से हेस्टिंग हो गया। अब ये मार्किप्स ऑफ हेस्टिंग्स हैं। ठीक है, इनको लॉर्ड हेस्टिंग्स भी कहते हैं, वो वॉरेन हेस्टिंग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनको मार्किप्स ऑफ हेस्टिंग्स भी कहते हैं। ठीक, एम से एम हर्ट्स, ठीक है, एम से एम हर्स्ट, और 9 बेंटिक से एम बेंटिक से लॉर्ड विलियम बेंटिक। और आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद हुई ना, वाकासोर बेलम बालू मेही एम बेंटिक, वा से वॉरेन हेस्टिंग, का से कार्नवालिस, स से सर जॉन सोर, बे से बेले जली, उसके बाद जो है वो बार्लो से सर जॉर्ज बार्लो, मे से मिंटो, ह से हे से जो है वो हेस्टिंग्स हो गया, एम से एमहर्स्ट हो गया, और जो है वो बेंटिक से लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। अब हम देखते हैं इनके कार्यकाल को ना, ऐसे हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का, वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल बहुत लंबा चला था। तो वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772, एक का याद करते हैं और फिर इसी में जोड़ जोड़ के अपना थोड़ा सा इसी को देखते रहते हैं। ठीक है, 1772 से 85 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, फिर यहाँ पे जनरली 6 से 7 साल का जो है वो कार्यकाल होता था, 7 से 8 साल, किसी का 10 साल, ऐसे कार्यकाल इनका होता था। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं, याद कर लेते हैं कि 85 से लेके 92 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, जब हम क्रम से याद करेंगे ना तो ये हमको ईयर्स भी ऐसे क्रम में याद होने लगेंगे। फिर सर जॉन सोर का जो है वो 93 से लेकर 98 तक का कार्यकाल था। ठीक है, फिर बेले जली का कार्यकाल आप जो है वो 98 से लेकर 1798 से लेकर 1805 तक था। ठीक है, आपको पता है ना, सहायक संधि जो है वो स्वीकार करने वाले राज्य तो जो है वो जहाँ से शुरू होते हैं ना, वहीं से इनका मतलब 1805 तक इनका कार्यकाल था, और वहीं से सहायक संधि जो है वो ख़त्म भी होती है। 1804 तक जो है वो सहायक संधि चलती है। फिर बारलो का कार्यकाल जो है वो 1805 से 7 तक था, बहुत ज़्यादा नहीं था इनका कार्यकाल। ठीक है, कम था। मिंटो का कार्यकाल जो है वो ठीक ठाक था, 1807 से 1813 तक। ठीक है, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल भी अच्छा खासा था, 13 से लेकर 23 तक था। 1813 से लेकर 23 तक इनके समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, पिंडारियों का दमन किया गया था, सगोला की संधि हुई थी। ये सब चीज़ें इनके काल के लिए काल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर एमहर्स्ट का कार्यकाल जो है वो आपका 1823 से लेके 28 तक का होगा। एक का याद करेंगे, दूसरे का उसी से जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि 1828 में जो है वो क्या कहते हैं, ये 29 में जो सती प्रथा का अंत किया गया था राजा राम मोहन के प्रयासों से। तो 1800 उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे, तो 1828 से लेकर 1835 तक, ठीक है, इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, और 1835 कैसे याद करें, क्योंकि इन्हीं के काल में अंग्रेजी शिक्षा को जो है वो मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को जो है भारतीय में शिक्षा का माध्यम बनाया गया था।
तो अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था इन्हीं के काल में, विलियम बेंटिक के। तो 28 से 35 का इनका कार्यकाल। ठीक है, तो आप इसको कार्यकाल को एक जगह लिख लीजिएगा और इसी कोडिंग से एक क्रम में इनका कार्यकाल याद कर लीजिए। वाकाशोर बेलम बार्लुम मेही एम बेंटिक, वा से वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 85, कार्नवालिस 85 से 92 हो गया, सर जॉन सोर 93 से 98, बेलेजली 98 से 1805। आपको पता है ना 1805 में एक बार जो है कार्नवालिस फिर भारत आए थे और गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बार्लो जो है वो उनका 5 से 7 तक, थोड़ा कम था इनका कार्यकाल। फिर मिंटो का 7 से 13 है और लॉर्ड मार्केप्स ऑफ हेस्टिंग्स का 13 से 23 तक है, एमहर्स्ट का 23 से लेकर 28 तक है और विलियम बेंटिक का 28 से लेकर 1835 तक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। आगे हम प्रश्नों की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो हमारा है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी। ठीक है, देखिए जब क्या है ना कि नेपोलियन की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, और सारी यूरोपीय जो कंट्री हैं उसके आगे मतलब एक तरीके से हार चुके थे। तो उस समय जो है ना वो अंग्रेज़ों के लिए अपने जो जो उनके अधीन जो क्षेत्र थे ना उन पे कब्जा कर पाना या कब्जा बनाए रखना बड़ा जो है वो कठिन काम हो गया था। ऐसे समय में जो है वो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने यह काम कर दिखाया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली और लॉर्ड हेस्टिंग्स। मित्रों मैं आपको कहूँगी यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है वो फुल अप्रोच से तैयारी करिए। आप जो है वो इंडियन हिस्ट्री के साथ मतलब जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते चलिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो इसको कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे नेपोलियन का काल और फिर यहाँ से उस समय जो है ना वो भारत में कौन से गवर्नर जनरल थे उनका कार्यकाल, जब आप ऐसे जो है ना ब्रॉड अप्रोच से पढ़ेंगे तभी आपकी स्टडी एक अच्छे मायने होगी और अपने आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग में यही एक समस्या आती है। तो जो है वो इसका उत्तर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और यहाँ पे इसका उत्तर होना चाहिए लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड बेलेजली ने भारत की ओर 1757 ईस्वी में प्रस्थान किया था, जो कि आंग्ल इतिहास में मतलब उस समय जो है ना वो एक तरीके से बहुत अंधकारमय समय चल रहा था वहाँ यूरोप में। और इस समय बेलेजली ने क्या किया कि मैं आपको बताऊँ बेलेजली का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक था, 1798 से लेकर 1805 ईस्वी में। अब बेलेजली ने क्या किया उसी समय नेपोलियन का वहाँ पे कार्य था। ठीक है, तो वहाँ पे लगातार विजय हासिल कर रहा था। तो उसी समय जब यहाँ पे ये बेलेजली भारत आया ना तो इसने क्या किया कि मतलब आपको पता है ना कि बेलेजली ने सहायक संधि की शर्तें रख दी। ठीक है, और विस्तारित किया। सहायक संधि इसके पहले ही मैंने बताया था कि डुप्ले ने पहले लागू किया था, फिर क्लाइव ने भी इसको जो है लागू किया था, पर इसको इन्होंने एक बड़ी पहचान दी, एक बड़े तौर पे इसको लागू किया और सहायक संधि के तहत जो है ना काफ़ी ढेर सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया, उन पे अपना जो है वो कब्जा एक तरीके से बना लिया था। वो अब उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो किस पे डिपेंडेंट हो गई, वो एक तरीके से जो है वो अंग्रेजी जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के गवर्नर जनरल पे डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य जो है वो बेलेजली ने किया था, जिससे क्या है कि भारत में उनकी मतलब एक पकड़ बन गई थी, भारतीय राज्यों पर उनकी पकड़ बन सकी और वो भारत को खो नहीं पाए, भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। सेकंड क्वेश्चन है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, तो मैंने आपको अभी पढ़ाते समय ही बताया था कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था। आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली और वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, मैंने आपको एक बार बोला था ना कि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स और वॉरेन हेस्टिंग ऑप्शन देख के आपको कंफ्यूज करेगा। आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि इसका कार्यकाल जो है वो 1772 से 85 के बीच हुआ था। ठीक है, और इसका कार्यकाल जो है वो 1813 से लेकर 23 तक, दोनों को तो एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आंग्ल नेपाल युद्ध इस समय तो हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कट गया, हमारा एलिमिनेट हो गए। ठीक है, बेलेजली के काल में भी नहीं हुआ था, कॉर्नवालिस के काल में भी नहीं हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और आंग्ल नेपाल युद्ध के फलस्वरूप जो है ना वो
16 ईस्वी में जो है वो सुगौला की संधि हुई थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या है ना कि जब नेपाल के साथ भारत के कुछ जो है वो विवाद चल रहे थे, तो फिर सुगौला, उसने कहा था कि सुगौला की संधि का उल्लंघन किया गया है। ठीक है, तो करंट में भी जब आप इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए सुगौला की संधि इम्पॉर्टेंट है, ये अभी की करंट नहीं है, कम से कम 7-8 महीने पुरानी करंट है। तो फिर भी जो है वो आपको सुगौला की संधि याद रखना है। 1816 ईस्वी में सुगौला की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुगौला की संधि से ही आ गया है, पर इसको सिगौली लिख दिया है। सिगौली की संधि हुई थी 1803, 1805, 1815। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सभी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1816 में सिगौला की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेक्टर मुनरो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मित्रों, ये मैं बार बार आपको निशान बताती हूँ कि भाई नहीं पे और हाँ पे जो है वो आप निशान लगाए रहा करिए। ठीक है, जिससे आपको पता चलता रहे कि मतलब आपके ऑप्शन गलत ना हो। कुछ तो जानते हैं आपको आते हुए जो है ना वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से ना सॉल्व कर पाने के कारण भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चलिए आप अपना ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध पढ़ाया गया है। मैंने पहले बताया था बक्सर के युद्ध के समय जो है वो की कमान किसके हाथ में थी? हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। और लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध अभी ऊपर ही बताया गया था ये वाला। ठीक है, तो ये वाला तो सही है, ये भी सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर मैंने आपको बताया था ना आंग्ल मैसूर युद्ध का कोडिंग याद है ना? आंग्ल मैसूर युद्ध की कोडिंग मैंने आपको बताई थी ना, बहकावे। ब से क्या था? वेरेलस्ट। ह से क्या था? हेस्टिंग। और का से क्या था? कार्नवालिस। और वे से फिर क्या है? वेलेजली। ठीक है, मैंने ये कोडिंग बताई थी, बार बार बता रही हूँ आप लोगों को। चीज़ें याद रखिएगा, भूला मत क्या करिए, फिर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेजली के काल में हुआ था, तो ये सही हो जाना चाहिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये तो वैसे भी गलत हो जाए क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा था ना कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। ठीक है, तो ये वाला अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा, और इसका सही उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, सर टॉमस मुनरो ने किन वर्षों में मद्रास, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ठीक है, इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है 20 से 27। अच्छा, आपको सर टॉमस मुनरो के बारे में तो पता ही होगा ना कि रैयतवाड़ी जो है वो व्यवस्था की, भू राजस्व व्यवस्था के जनक है ये। कि ये मद्रास में किस वर्ष गवर्नर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले ये वहीं पे लागू हुई थी। 1820 से 1827, 1819 से 1826, ऑप्शन सी है 1822 से 1829, और ऑप्शन डी है 1818 से 1825 तक। ठीक है, तो आप अपना उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको अब उत्तर बताती हूँ 1820 से लेकर 1827 तक। ठीक है, 1820 से लेकर 27 तक जो है वो लॉर्ड टॉमस मुनरो जो है वो मद्रास में गवर्नर रहे थे। और जो उस समय उन्होंने जो है ना वो कैप्टन रीड के मदद से जो उन्होंने सबसे पहले जो है तमिलनाडु के वारा महल में, इन्होंने तमिलनाडु के वारा महल में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। एक जो कहते हैं ना कि जैसे अभी भी भारत सरकार जो है वो कोई वन नेशन वन राशन कार्ड वाली योजना को लागू कर रही है, या फिर स्वच्छ भारत मिशन, या कोई भी योजना को लागू करती है ना, तो पहले एक किसी क्षेत्र में शुरू करती है। जब छोटे से जो है ना वो क्या कहते हैं क्षेत्र पे वो चीज़ सफल होती है, उसके उसके जो है वो प्रोस कॉन्स को देखती है, उसके हानि लाभ को देखती है, तो उसके बाद जो है वो डिसीजन लेती है कि अब इसको आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ये व्यवस्था तमिलनाडु के वारा महल में जो है वो लागू की गई। उसके बाद जो है ना आपको पता है कि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था। ठीक है,
उसके बाद ये भारत की 51 प्रसिद्ध क्षेत्रफल पे, जैसे कि मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम, कुर्ग, कछार, ठीक है, इन सब जगहों पे भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था? ठीक है, इसका आंसर आप गेस ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप गेस कर सकते हैं तो करिए। लॉर्ड, ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक, तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए? इसका उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो 1831 में मैसूर को और फिर 1834 में जो है कुर्ग और कछार को जो है ना, किसके आधार पर? अव्यवस्था के आधार पर, कि वहाँ पे प्रशासन में अव्यवस्था है के आधार पर, अव्यवस्था के आधार पर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये वाली डेट भी याद रखिएगा कब, क्योंकि अब यहाँ से प्रश्न बन चुका है तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। मैं बार बार जिस चीज़ को हाईलाइट करवाती हूँ उसको अच्छे से ध्यान से देखा करिए, क्योंकि प्रश्न वहाँ से आएंगे तो फिर आप कहेंगे कि बताया हुआ जो है वो आप नहीं कर पाए। तो इसलिए प्लीज़ आप इसको करिए। 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग और कछार को किस आधार पर? अव्यवस्था के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या थोड़ी आज ज़्यादा है और कल के लेक्चर में मुझे ये पूरा ख़त्म कर देना है, गवर्नर जनरल और वायसराय। एक बहुत बड़ा टॉपिक निपट जाएगा अपना। ठीक है, तो निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? चलिए बताइए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से मैंने कितनी बार जो आपको बहकावे की ट्रिक जो है वो ट्रिक बताई है। ठीक है, जो है वो ब से जो है वेरिलस, ह से हेस्टिंग्स, क से कार्नवालिस हो गया और वे से वेलेजली हो गया। ठीक है, तो इसमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन होगा? ऑप्शन बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, हाँ, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल आप बताइए नीचे कमेंट में। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या है? मैंने पहले बताया था, आप इसके कार्यकाल को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठगों के दमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? संबद्ध था कौन? जनरल हेनरी प्रेडसगास्ट, कर्नल स्लीमैन और अलेक्जेंडर बर्न्स और कैप्टन रॉबर्ट पेम्बर्टन। ठीक है, तो ठगी प्रथा से जो है वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठगी प्रथा से संबंधित जो है वो कर्नल स्लीमैन ही थे। ठीक है, कर्नल स्लीमैन जो है वो ठगी प्रथा से संबंधित थे। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि ठगी प्रथा कब ख़त्म किया, किसके कार्यकाल में ठगी प्रथा को ख़त्म किया गया था? ठीक है, यदि आप इसका उत्तर दे देते हैं तो मैं मानूंगी कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। ठीक, कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा को ख़त्म किया था और ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा का अंत किस जो है वो गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ये प्रश्न है, लिख लीजिएगा। ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? फिर मैं कल इसका उत्तर बताऊंगी। ठीक है, चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया था? ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था। ठीक है, बताइए आप इसका। 1825, 1827, 1829 और 1830।
कमेंट में कमेंट करिए, 1829 में किया गया था, ठीक है। और अब आप बताइए मुझे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक का था, ठीक है। मैं पहले ऊपर बता चुकी हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। 1764, 1789, 1858 और 1868, ठीक है। दासों के व्यापार पर जो है वो रोक लगा दी गई थी, किस वर्ष बताइए। आपको ऑप्शन है 1764, 1789, 1858 और 1868, ठीक है। दास प्रथा को कब ख़त्म किया गया था। यहाँ से फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, पहले आप अपना उत्तर दे देंगे, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। बंगाल से दासों को प्रथा को, ठीक, 1789 में एक घोषणा के द्वारा जो है वो बंगाल से दासों को ख़त्म कर दिया गया था। पर मेरा प्रश्न यह है कि भारत में दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था, ठीक है। भारत में दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था, ठीक है। दो प्रश्न यहाँ पे हैं। दासता का उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया। चलिए कब लाया गया वाला मैं बता देती हूँ। कब लाया गया, 1833 में, किसके काल में, बेंटिक के काल में, ठीक है। पर कब पारित हुआ ये वाला आपको बताना है। दासता का उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ ये आपको बताना है, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इस समय जब पारित हुआ, पारित होने के समय गवर्नर जनरल कौन था। दासता का उन्मूलन चार्टर एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है, गवर्नर जनरल, ये आपको बताना है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जबकि दास प्रथा को भारत से खत्म किया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कब पारित हुआ। क्योंकि लाया गया था ये बेंटिक के काल में, पर पारित नहीं हो पाया था। जैसे बिल अपने आप भी अभी बहुत से बिल आते हैं पर वो पारित नहीं हो पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और कोडिंग बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको अपनी एक और कोडिंग बताऊंगी जो मैंने अपनी बहुत मेहनत से बनाई थी। तो चलिए, आपको पता है कि डलहौजी, ठीक है, डलहौजी की जो है वो राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। आप डलहौजी की राज्य हड़प नीति बहुत फेमस है, इसको क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। डलहौजी की कहाँ गए हमारे, राज्य हड़प नीति, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। अच्छा, तो इस नीति के तहत जो है वो कई राज्यों को जो है वो हड़प लिया गया, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला राज्य था सतारा, फिर दूसरा राज्य था जैतपुर, तीसरा था संभलपुर, चौथा था बघाट, और पांचवा था उदयपुर, ठीक है। छठा है आपका झांसी, सातवां है आपका नागपुर, और आठवां है आपका अवध, ठीक। इसमें अवध अंतिम राज्य था। अवध को किस आधार पर, कुप्रशासन के आधार पर, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि बाकी सब में तो इन्होंने क्या कर दिया था कि उनके एक ऐसा एक्ट ले आया था कि जब भी किसी जो है वो राज्य के ब्लड रिलेशनशिप, मतलब कि वास्तविक उत्तराधिकारी कर कोई नहीं होता, अगर उनका पुत्र नहीं है, किसी भी राज्य में किसी भी राजा के यदि पुत्र नहीं है,
ठीक है। अपनी संतान नहीं है तो वो किसी भी जो गोद ली हुई संतान हो उसको जो है वंशानुगत की जो है वो वंश परंपरा को मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए राजगद्दी नहीं दी जा सकती थी और उनके राज्य को छीन ले रहे थे। ऐसा ही झांसी के साथ भी, सतारा, जैतपुर सभी के साथ हुआ, पर अवध के साथ ऐसा नहीं हुआ। अवध के साथ इन्होंने जो है वो कुप्रशासन के आधार पर इसको अपने राज्य में मिला लिया डलहौजी ने। ठीक है, कब मिलाया था? 1856 में। अच्छा, डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक का था? तो डलहौजी का कार्यकाल जो है ना वो 1848 से लेकर 1856 तक था। फिर 56 से अपने केनिंग आ गए थे। ठीक है, तो अब चलिए इसके लिए एक कोडिंग आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं उसको बता देती हूँ। सजय सब उसी नाग पर, सजय सब उसी नाग पर। ठीक, स से सतारा है। ठीक है, स से सतारा, सतारा को कब मिलाया गया? 1848 में, जबकि डलहौजी का कार्यकाल शुरू हुआ था। स जय, जय, स जय, जय से जैतपुर, जैतपुर 1849, यही क्रम रहेगा इनका। कोडिंग से आपको ना पता है ईयर एग्जैक्टली क्रम ईयर्स का याद हो जाता है। ठीक है, सजय सब, सजय सब, तो स से जो है वो संभलपुर हो गया, तो संभलपुर 1800, संभलपुर भी जो है वो 1849 में ही था। ठीक है, फिर स ब से हो गया, सजय स ब से बघाट हो गया। ठीक है, बघाट को कब शामिल किया गया? बघाट और उदयपुर दोनों को, बघाट और उदयपुर दोनों को 1850 में, यानी जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट और उदयपुर को 1850 में। ठीक है, फिर उसी ऊ से उदयपुर, बघाट, स ब से बघाट, ऊ से उदयपुर, सी से झांसी, उसी, तो ऊ से उदयपुर, सी से झांसी। ठीक है, झांसी का लास्ट वाला शब्द लिया गया है। कोडिंग भी तो बननी चाहिए ना एकदम ऐसी जो जबान पे चढ़ जाए। तो सजय सब उसी नाग पे, जैसे एक नाग है, नाग ने फन फैलाया हुआ है बहुत बड़ा सा, जो विष्णु जी ने समुद्र के अंदर से निकाला था, तो वही है, उसी के ऊपर सब सज रहे हैं। ठीक है, तो सजय सब उसी नाग पर। ठीक है, तो सी से क्या हो गया हमारा? झांसी, झांसी को कब मिलाया गया था? 1853 में। ठीक, ना से नागपुर। ठीक है, न से नागपुर, नागपुर 1854 में। ठीक है, पर कोई कोडिंग नहीं है यहाँ पे, नाग पर मतलब वो तो कोडिंग का एक हिस्सा है। और उसके बाद अवध है, अवध मतलब अवध को तो आपको याद ही रखना अलग से, 1856। ठीक है, जिसको कुप्रशासन के आधार पर मिलाया गया था। सजय सब उसी नाग पर, कितनी अच्छी कोडिंग है, सजय सब उसी नाग पर। ठीक, तो कितना अच्छे से याद हो गया। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदय, मैं देखिए आपके सामने फटाफट लिखती गई, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। ठीक, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? सर एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? ठीक है, बताइए। आपको ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड कर्जन। तो सर एंड्रयूज रैमजे जो है वो लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आपका 1848 से 1856 तक था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे थोड़ा मैं बता देती हूँ कि डलहौजी की एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति हो गई। ठीक है, फिर दूसरा जो है ना वो डलहौजी के काल में जो है ना वो रेलवे लाइन शुरू हुई थी, टार व्यवस्था, टार शुरू हुआ था। ठीक है, फिर PWD की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद फ़ोन लाइंस को भी शुरू किया गया था उसी समय, जो है वो टेलीग्राफ, और फिर इसी के समय जो है वो आपका ये एक और चीज़ थी डलहौजी के शासनकाल में, आपका ये वुड से शिक्षा डिस्पैच, हाँ, ये वुड से शिक्षा डिस्पैच 1856 में, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1856 में वुड शिक्षा डिस्पैच आया था। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके काल में के से संबंधित हैं।
तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। डलहौजी का काल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। देखिए ये तो आपने एकदम ऐसे ही झटके से कर देना है। 1853, 54, 55, 56 में से 56 वाला ऑप्शन है। किस आधार पे? कुशासन के आधार पर। ऊपर ही आपने पढ़ा है, ठीक है, 1856 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800। अब आपको मिलाना है, जो मैंने ऊपर बता दिया था ना, देखो उसी से रिलेटेड आंसर आ गया। तो निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है, ये पूछा है, ठीक है। तो सतारा जो है वो उसको 1849 सतारा तो हमने नहीं पढ़ा था, सब हमने पढ़ा था 1848 में सतारा पढ़ा है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पंजाब का विलय, 1856 में अवध का विलय और 1855 में झांसी का विलय। तो आप देखिए कि कौन सा उत्तर जो है वो आपका सही है, ठीक है, कौन सा उत्तर है जो आपका सही है। पंजाब का विलय तो 1818 में बिल्कुल नहीं हुआ था, ठीक है। अब झांसी का विलय, तो झांसी का हमने पढ़ा था ना कि 1853 में हुआ था, तो ये वाला भी जो है वो गलत है। पर अवध का हमने पढ़ा था कि 1856 में हुआ था, ठीक है, ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय का क्रम, देखिए मैंने आपको बताया था ना, सजय सब उसी नाग पर, स से सतारा हो गया तो नंबर 1 हो गया, ज से जयपुर हो गया, सजय सब नहीं, स से संभल हो गया तो नंबर 2 पे ये हो गया, सजय सब उसी उदयपुर, फिर सी से झांसी, ठीक है, तो ये नंबर 3, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1। 3, 2, 1 जिसमें है वही वाला सही है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। समझ में आ रही है ना चीज़ें? समझ में भी आनी चाहिए और मज़ा भी आना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय संपन्न हुआ किसके काल में? लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड हर्डिंग के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। अंग्रेजों का द्वारा सिंध पर जो विजय प्राप्त की थी वो हुई थी लॉर्ड एलनबरो के काल में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। मैं जब गवर्नर जनरल वाला टॉपिक आपको अलग से पढ़ाऊंगी तो एक एक गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई थी वो सब डिटेल्स में मैं बताऊंगी। अभी आप ही याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? जेम्स आउट्रम, जेम्स लीमैन, बिशप आर हैबर और जनरल लो। तो आप अपना उत्तर बताइए, क्या हो सकता है इसका उत्तर? जेम्स आउट्रम, जेम्स लीमैन, जेम्स बिशप आर हैबर और जॉन लो। तो इसका उत्तर है जेम्स आउट्रम, ठीक है, जेम्स आउट्रम इसका उत्तर है। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था, जिसने कहा अवध को जो है वो बताया कि भाई इसने क्या किया, इसने पास करके एक बिल दे दिया कि भाई जेम्स आउट्रम ने डलहौजी को दे दिया कि भाई यहाँ पे बहुत जो है वो कुशासन चल रहा है, कुप्रशासन या कुशासन, ठीक है, कुप्रशासन कुशासन, ठीक है, यहाँ पे शासन नहीं ठीक चल रहा है, ऐसा करके उसने एक जो है बिल पास कर दिया अवध को। और फिर 1856 में जो है अवध को क्या किया, डलहौजी ने जो है वो अपने साम्राज्य में मिला दिया कि भाई तुम नहीं चला पा रहे हो तो ठीक है हम चला रहे हैं। तो ये तो इनका कहने का एक तरीका है, क्योंकि इनको तो एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से इनको अपने राज्य में मिलाना था तो मिला लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, ठीक है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन, ये तो मैंने अभी ऊपर ही बताया है बच्चों, अभी तो आप लोग को इसका उत्तर बता देना चाहिए ना। चलिए चलिए बताइए। अच्छा मज़ा आता है जब सामने से बोलने वाला कोई हो तो इसका उत्तर देते हैं तो बड़ा मतलब मज़ा आता है। ऑनलाइन स्टडी में इंटरेक्शन थोड़ा सा यही है कमी कि थोड़ा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, नहीं तो अभी क्या होता है ना कि अभी मैंने ऊपर इसको बताया है और आप सभी ने पकड़ लिया होगा अभी तक उत्तर कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, कर्जन, वेलेजली और लॉर्ड लिटन। तो अभी जब मैं आपके सामने होती ना तो आप लोग चिल्ला के बोल लेते कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के काल में रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई थी। कौन से ईयर में? 1853 में, लिख लीजिएगा, ठीक है। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई थी, इसको याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था?
ये वाले क्वेश्चन पे भी आप चिल्ला देते, बहुत तेज से चिल्ला कर बोलते कि मैडम किसके काल में हुआ था? डफरिन के समय? नहीं। डलहौजी के समय? बताइए। लिटन के समय? कर्जन के समय? आपको पता है डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है वो सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है वो मतलब आपका हड़प की नीति, इसके तहत क्या था कि इनके राज्यों को अंतिम रूप से जो है वो काफ़ी ढेर सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुमने कृपा, तुम भी आओ, झांसी तुम भी आओ, उदयपुर तुम भी आओ, बघाट तुम भी आओ, और अंत में कहा भाई अवध में कुप्रशासन चल रहा है 1856 में, आओ तुम भी आओ, सब मिला दो, और सब पे मैं राज्य करूँगा। ठीक, तो सबसे पहले इसने जो है वो एकीकरण कर दिया, सभी भारतीय राज्यों को अंतिम रूप से विस्तार कर दिया, क्योंकि आपको पता है ना कि इसी के बाद जो 1857 की क्रांति होती है, और फिर उसके बाद जो है वो 1858 का एक्ट आता है, जिसके तहत जो वायसराय मतलब संपूर्ण भारत का एक वायसराय होता है, वो फिर महारानी का मतलब यहाँ पे कहते हैं मतलब कि ब्रिटेन के साम्राज्य आती हैं और कहते हैं कि अब ब्रिटेन का शासन पूरे भारत पर किया जाएगा। ठीक है, घोषणा पत्र के तहत। अच्छा, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब की गई थी? बताइए। किसके काल में सबसे पहले की गई थी, ये बता दीजिए। यहाँ भी आप लोग अपनी क्लास में होते अगर ऑफलाइन तो चिल्ला देते कि मैम लॉर्ड डलहौजी होगा। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी की अच्छा ऊपर दिया है 1845 से 55 के दौरान जो है वो स्वरूप देने वाले थे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, वैसे फाइनली जो है वो 1854 में पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई थी। आप ईयर इसका याद रखिएगा। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की। चलिए, अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ था? ठीक है, पारित नहीं क्रियान्वित हुआ था पूछा है। ठीक है, पारित नहीं क्रियान्वित किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग, सर जॉन हेनरी और लॉर्ड हार्डिंग, सर हेनरी हार्डिंग और लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को जो है वो लाने का श्रेय जो है किसको जाता है? विधेयक को लाने का श्रेय किसको जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, और ये 1856 में आया था विधवा पुनर्विवाह। किसके प्रयासों से आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, याद रखिएगा। तो ये किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के काल में। अच्छा चलिए, मैंने बताया था ना, लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1800, बताइए आप, जल्दी 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 जल्दी, 1856 से लेकर 1862 तक था, है ना। चलिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, लॉर्ड हरकोट बटलर ने। किसने सुनाया था? जाहिर सी बात है कि उस समय अगर वायसराय लॉर्ड कैनिंग है तो लॉर्ड कैनिंग ही सुनाएंगे, और किसी की इतनी ज़रूरत थोड़ी है कि वो सुना पाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? ये वाला क्वेश्चन तो ये भी कर देना आप, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। पहले ही बता दिया था मैंने, लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल आपको नीचे बताना है। ठीक है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था किसमें? कौन से? आपको पता है ना, गोद लेने वाली प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था, जिसके आधार पर कई राज्यों को डलहौजी ने राजहड़प नीति के तहत शामिल कर लिया था ना। मैंने बताया था ना, ये वाली जो है वो एक अधिनियम के तहत जो है वो जो दत्तक पुरुष जो है दत्तक पुत्र होंगे, दत्तक पुत्र को जो है वो राजगद्दी नहीं दी जाएगी। दत्तक पुत्र मतलब जिनको हमने गोद लिया है, को राजगद्दी नहीं मिलते थे, राजगद्दी से वंचित कर दिया। तो फिर जो है इसको
लागू कर दिया। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया। कौन से अधिनियम के तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने किया। 1860 में सनद के जारी किए जाने से 1858 में साम्राज्ञी की घोषणा पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? 1858 में साम्राज्ञी की घोषणा पत्र द्वारा, ठीक है। हाँ, 1858 की साम्राज्ञी का जो घोषणा पत्र था, इसको याद रखिए, 1858 के अधिनियम के तहत नहीं, 1858 में साम्राज्ञी की घोषणा पत्र जो थी ना, उसमें उन्होंने कहा भाई हम ऐसा है कि 1857 का विद्रोह भी का भी ये भी एक कारण था ना, ये भी एक कारण था। आप हमारे धर्म के साथ, हमारे जो है वो मतलब इस जो हमारे राज्यों के साथ जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इस तरह से कई राजाओं के जो है राज्य छिन गए थे, तो इंटरफेयर नहीं किया। तो भाई इन्होंने कहा कि साम्राज्ञियों ने घोषणा पत्र पढ़ा, कहा भाई हम आपके धर्म के साथ बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। और क्या है कि जो गोद लेने की दत्तक पुरुष के पुत्र की जो है प्रथा थी, उसको भी हम नहीं ख़त्म करेंगे, आप लो गोद। और उसको जो है अब सब कुछ छीन लिया था, तो बचा ही क्या था, ठीक है। तो चलो इसका आंसर हो जाएगा 1858 के साम्राज्ञी का घोषणा पत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है हमें देखना है, ठीक। तो बाकी सब एक को छोड़ के बाकी सब सुमेलित होंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, सही है बच्चों। लॉर्ड बेलेजलिक सहायक संधि पढ़े हैं आप, तो पूरा सहायक संधि बता सकते हैं, है कि नहीं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। दूसरा, चलिए 3 4 5 ठो क्रम बताइएगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में। तीसरा है लॉर्ड डलहौजी की व्यापगत की नीति, बताइए सही है कि नहीं है लॉर्ड डलहौजी की। अच्छा सॉरी, ऊपर वाला प्रश्न छूट गया जो है बोलो, ऊपर वाला बाद में करा देते, पहले ये वाला कर लीजिए। लॉर्ड डलहौजी की व्यापगत की नीति, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की व्यापगत का सिद्धांत जो है वो सही है कि नहीं है? सही है ना। लॉर्ड डलहौजी का व्यापगत का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मैंने आपको बताया सही है। और उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत, उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत किसके काल में आया था? ये इसके काल में नहीं था, ये सर जॉन लॉरेंस, अभी आपको जब पढ़ाएंगे वायसराय, भारत के वायसराय, तब उसमें आएगा। सर जॉन लॉरेंस ने उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत जो है वो लागू किया था, ठीक है। ये जो है वो इसका उत्तर होगा सर जॉन लॉरेंस, और ये वाला यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही है। ऊपर वाला देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ऊपर वाला भी ऐसा ही मिलता जुलता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है, करेक्ट है। लॉर्ड वेलेजरी चतराईपुर निष्क्रियता नहीं, इसको अभी हमने क्या पढ़ा है? लॉरेंस निष्क्रियता, लॉरेंस, ठीक है। निष्क्रियता सर जॉन लॉरेंस, निष्क्रियता सर जॉन लॉरेंस, एकदम रट जाइए इसको, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी की निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है पूछा। अच्छा इसमें नहीं पूछा है, इसमें सही पूछा है, यही सब गलत होता है, ठीक। अब सहायक संधि आप बताइए। सहायक संधि भाई वेले जली, किसकी जली? वेले जली। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ना, कांग्रेस की स्थापना तो आपको पता है ना, डफरिन के काल में हुआ था, ठीक है। कब? 1885 में। तो यही वाला सही है अपना। वैसे भी पहला ऑप्शन सही था, देख के हमको आगे बढ़ जाना चाहिए था, पर फिर भी चारों और ऑप्शन थे, उनके भी सही उत्तर देख लेंगे तो क्या हर्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में आप लोगों को? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? कल ही बता दिया गया था आपको कि जो है वो बाजीराव द्वितीय के साथ जो है बेले जली की संधि हुई थी, ठीक है। जो बाजीराव द्वितीय मराठा था, उसके साथ जो है बेले जली ने एक संधि की थी, बसीन की संधि, उसको क्या कहते हैं? बसीन की संधि, ठीक है। ये भी एक सहायक संधि का ही भाग है। कब हुई थी? 1802 में। जाहिर सी बात है 1802 में हो गई थी, तो पेशवाई तो समाप्त हो ही जाएगी ना भाई, तुम सहायता कर रहे हो, पेशवाई खत्म, हमारे अधिकार ही खत्म, सब कुछ खत्म है ना। तो इसलिए अब सब कुछ खत्म है और हमारे प्रश्न भी खत्म, ठीक। तो चलिए बहुत मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ने में, और आप
मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी आना चाहिए मज़ा। आपके कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेरी हो, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, मेरी कोडिंग नहीं समझ में आ रही है, कुछ और बेहतर आपको बताना हो, कुछ और बेहतर सीखना हो, कुछ और बेहतर जानना हो, मुझसे अगर आपको हिस्ट्री की क्लासेस लेनी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको चीज़ें 100% याद करा दूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं इससे पहले भी बहुत सी ऑफलाइन क्लासेस ली हूँ। मैं तब से पढ़ा रही हूँ जब मैं बीएससी कर रही थी और मैं इंटर वालों को केमिस्ट्री पढ़ाती थी। मैं तब से टीचिंग कर रही हूँ और मुझे टीचिंग में बहुत मज़ा आता है। और मुझे टीचिंग में तब मज़ा आता है कि जब मेरे सामने वाला भी मुझसे पूरी तरीके से इंटरेक्ट करे। और एकदम बेकार से बेकार, जो मेरी क्लास में जो मतलब ऐसे स्टूडेंट थे जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी कि ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, एकदम मस्त मौला टाइप के थे, घूमते फिरते टाइप थे, फिर भी मैंने उनको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करा दिया था। मुझे बहुत मज़ा आता है चीज़ों को पढ़ाने में। और कई सब्जेक्ट्स पे जो है वो कुछ चीज़ें मुझे बहुत, जैसे मुझे साइंस के सब्जेक्ट्स में मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, और जीएस में मुझे हिस्ट्री भी अच्छा लगता है, पॉलिटी भी मुझे अच्छा लगता है, और हिंदी मुझे बहुत मज़ा आता है। साइंस के स्टूडेंट होने के बावजूद भी मुझे हिंदी सब्जेक्ट से बहुत प्यार है। मुझे हिंदी मतलब बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो इसलिए, और मुझे मज़ा आता है कि जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन मुझसे पूछें, नीचे कमेंट बॉक्स में खूब जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं पढ़िए, मुझसे पूछिए, और मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। आप सभी लोग जो है पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ झोंक दीजिए अपने आप को, और यहाँ से आप कुछ लेकर जाइए।